Assalamualaikum students, I hope you are all well. Our today's topic of discussion is hemophilia. But before starting this lecture, you all must have to review PTA, PTT, coagulation factors and hemostasis because वो सारे टॉपिक्स हमारे कहीं ना कहीं आज के लेक्चर से लिंक्ड हैं। आप कह लें हीमाटोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हर टॉपिक कहीं ना कहीं प्रीवियस टॉपिक से लिंक ज़रूर होता है, तो आपके इसको हर टॉपिक को साथ लेकर चलना होता है, हर टॉपिक को आपको इसको टाइमली मेमोराइज करना होता है। सो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमने डिस्कस करना है हीमोफीलिया को। फर्स्ट ब्रेक दिस टर्म अपार्ट। हीम एंड फीलिया। हीम मीन्स ब्लड and philia means lover or loving. So it's a cutest way of saying that patient with hemophilia loves to bleed. Sorry, basically it's become hard for them to stop bleeding because उनमें जो hemostasis process है वो properly नहीं हो रहा होता। hemostasis process जो है वो basically दो तरह का होता है। एक तो होती है primary hemostasis और एक होती है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब जब भी आपको कट लगता है या कोई इंजरी होती है तो जो आपकी ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम लेयर है ना, ये डैमेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है, यहाँ पे आपको इंजरी हुई है तो यहाँ से आपकी जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम है वो डैमेज हो गई है। अब जब एंडोथेलियम डैमेज होती है ना तो ब्लड वेसल क्या करती है, फौरन से कंस्ट्रिक्ट करती है, वैसे कंस्ट्रिक्शन हो जाती है मीन्स कि जो आपकी ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाती है। वो ट्राई करती है कि कम से कम ब्लड इसमें से फ्लो करे, ब्लड फ्लो को लिमिटेड कर देती है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इस जगह पर आकर प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे। प्लेटलेट के ऊपर दूसरा प्लेटलेट, तीसरा प्लेटलेट, चौथा प्लेटलेट, इस तरह से एक प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। अब इस तरह से तो क्लॉटिंग हो गई है, लेकिन ये जो क्लॉट बना है ये अनस्टेबल क्लॉट है, ये भी स्टेबल नहीं है। इस स्टेज पर इसे कहा जाता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब यहाँ पे आगे फर्दर क्या होगा, डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे जो आगे इसके साथ फर्दर बाइंड करेंगे और इस क्लॉट को एक स्टेबल क्लॉट बनाएंगे। बेसिकली 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि कोएगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, लाइक थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोकन्वर्टिन, प्रोएक्सरीन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं। टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं जिसको रोमन काउंटिंग से डिनोट किया जाता है। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, वहां से आप इस टॉपिक को क्लियर कर दीजिएगा। अब जब यहाँ पर आकर क्लॉटिंग फैक्टर्स बाइंड करते हैं तो यहाँ पर एक स्टेबल क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। लेकिन अब हीमोफिलिक पेशेंट्स में क्या होता है कि इनमें से किसी ना किसी क्लॉटिंग फैक्टर की उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है। मेनली दो क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, एक फैक्टर 8 की और एक फैक्टर 9 की। अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो तो उसे हीमोफीलिया ए कहा जाता है या फिर क्लासिक हीमोफीलिया कहा जाता है। अगर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो तो उसको कहा जाता है हीमोफीलिया बी या फिर क्रिसमस हीमोफीलिया या क्रिसमस डिसऑर्डर कहा जाता है। It is a genetic disorder that affects body's ability to clot due to lack or low level of clotting factors। वही जो मैंने प्रीवियसली बता दिया कि इसमें clotting factors की डेफिशिएंसी होती है। मेन पॉइंट ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि पास डाउन होता है फैमिलीज में। It is caused by defect in genes located on X chromosome। अब जो X क्रोमोसोम होता है मेनली उस पर जो जीन्स होती हैं उसमें म्यूटेशन आ जाती है या डिफेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आ गया X क्रोमोसोम, यहाँ पर प्रेजेंट है फैक्टर 8 और यहाँ पर प्रेजेंट है फैक्टर 9। ये हमने बता दिया फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है हीमोफीलिया ए में और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है हीमोफीलिया बी में। अब
जो फीमेल्स होती हैं उनमें तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक में डिफेक्ट आ भी जाए तो दूसरा उनमें हेल्दी होता है। मीन्स की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये डिजीज़ के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, वो मोस्टली कैरियर होती हैं। लेकिन मेल की बात की जाए तो उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स में डिफेक्ट आ गया है तो मीन्स उनमें डिजीज़ होनी ही होनी है। सिम्टोमेटिक डिजीजेस होने में उनके 90 to 95% चांसेस होते हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। दो टाइप्स होती हैं इसको, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ। मोस्टली तो ये जो हीमोफीलिया होता है ना, ये कंजेनिटल ही होता है, मीन्स के बाय बर्थ ही प्रेजेंट होता है, ये जेनेटिकली ही होता है। लेकिन बहुत रेयर होता है कि ये एक्वायर्ड हो, कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी इसको अडेप्ट करती है। फर्स्ट हमारे पास कॉज आ रहा है लीवर फेलियर। अब लीवर जो है, आगे हमने बताया कि हमारी बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि कोएगुलेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो उसमें से जो लीवर है वो बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस कर रहा होता है, लाइक क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 मैक्सिमम क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लीवर सिंथेसाइज कर रहा होता है। अब लीवर फेलियर हो गया है, लीवर डैमेज हो गया, तो ऑब्वियसली क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विटामिन के डेफिशिएंसी। अब विटामिन के की डेफिशिएंसी से किस तरह से हीमोफीलिया हो सकता है, क्योंकि हमारे लीवर को चाहिए होता है विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए। अब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑब्वियसली लीवर आगे फर्दर क्लॉटिंग फैक्टर्स सही से सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी ही बॉडी के हेल्दी टिश्यूज को अटैक कर रहा होता है। अब ये क्या करते हैं, ये इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी एंटीजन समझ लेता है, फॉरेन पार्टिकल समझ लेता है और उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो क्लॉटिंग फैक्टर्स पर अटैक करती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट आ रहे हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है ब्रूशिंग। ब्रूशिंग में बेसिकली क्या होता है, आपकी कैपिलरीज डैमेज होती हैं, इंजर्ड होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड निकल कर टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट कर जाता है। नॉर्मली क्या होता है, आप किसी वॉल के साथ हिट हुए या टेबल के साथ हिट हुए तो आपके आर्म पर या नीज पर या लेग पे ट्रोमा हो जाता है, ब्रूशिंग हो जाती है, जो पर्पलिश सी स्किन हो जाती है, बेसिकली उसको कहा जाता है ब्रूशिंग। नेक्स्ट वन इज हीमाटोमा। हीमाटोमा मोस्टली आपने तब भी नोट किया होगा जब आप ब्लड सैंपल देते हैं तो वहाँ पर अक्सर पर्पलिश सी स्किन हो जाती है, उसको भी हीमाटोमा कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज हीमाटूरिया या हीमाटूरिया, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, दोनों वर्ड्स ही करेक्ट हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके यूरिन में ब्लड आ रहा होता है, इसमें बेसिकली जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं डैमेज आ रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड में यूरिन में ब्लड आ जाता है। नेक्स्ट वन इज हीम आर्थरोसिस। बट इस हीमार्थरोसिस मीन्स जो आपके जॉइंट्स एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली जो हीमोफीलिया है ना, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जो आपके जॉइंट्स एरियाज होते हैं ना, लाइक जो आपकी नीज होती हैं, एल्बोज होते हैं, एंकल एरियाज होते हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही होती है एंड इट कैन डैमेज योर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टू एंड मे हैव लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। इंटरनल ब्लीडिंग कैन बी सीरियसली डिवास्टेटिंग इफ इट्स स्प्रेड टू योर ब्रेन, bleeding into brain, because it will definitely leads to seizures and intracranial bleeding. Next one is गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ब्लीडिंग। इसमें आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कहीं भी डैमेज आ सकता है या पेप्टिक अल्सर, कॉलन अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके स्टूल में भी ब्लड आ रहा होता है। इसके अलावा आ रहे हैं नोज ब्लीडिंग। आपकी जो नोज है ना, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अब अगर म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर कट और सर्जरी, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हुई होती है, जिसकी वजह से जब आप कोई सर्जरी, कोई ऑपरेट करवाते हैं या आपको नॉर्मली भी कोई कट लगता है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अब इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है, इसके लिए मेनली सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। सीबीसी टेस्ट में भी मेनली आपका प्लेटलेट काउंट चेक किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पीटी एपीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें पीटी जो है वो मोस्टली
नॉर्मल आता है, जबकि जो एपीटीटी का टाइम है वो मोस्टली प्रोलॉन्ग आता है। ये बेसिकली इंट्रिंसिक पाथवे और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही बता लिया कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट आ रहा है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में दी जाती है रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें जिस भी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो वो इंट्रावेस्कुलर पेशेंट्स को दिया जाता है। इसके अलावा डेस्मोप्रेसिन दिया जा सकता है, एंटीफिब्रिनोलिटिक्स दिए जा सकते हैं, या फिर फिब्रिन सीलर्स भी दिए जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। अगर आज के लेक्चर से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं और मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।